Hey everyone, welcome back to another video. Let's study about sociological school again. आज हम बात करने वाले हैं रॉस्को पाउंड के बारे में. दिस पर्सन इज आवर लास्ट जूरिस्ट ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल. तो सोशोलॉजिकल स्कूल के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड एंड लर्न अबाउट इट कि लॉ और सोसाइटी को साथ में लेके पढ़ते हैं सोशोलॉजिकल स्कूल में. वो बोलते हैं कि जो लॉ है इट हैज़ टू बी स्टडीड विद अदर सोशोलॉजिकल डिसिप्लिन्स. ओके, एंड हमारा इसका लास्ट जूरिस्ट रॉस्को पाउंड है. हमने ऑलरेडी लियोन के बारे में बात कर चुके हैं एंड यूजेन के बारे में बात कर चुके हैं. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज टू जूरिस्ट. मैं जो यूट्यूब वीडियो है उसका लिंक आई पुट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो अबाउट दीज. लास्ट है हमारा रॉस्को पाउंड. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉस्को पाउंड. तो रॉस्को पाउंड की जो हमारा थ्योरी है अबाउट सोशोलॉजिकल स्कूल, इन सोशोलॉजिकल स्कूल्स का जो कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजिकल स्कूल का, वो हम 3 एस्पेक्ट में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. 3 एस्पेक्ट हैं इसके. फर्स्ट थिंग ही टॉक्स अबाउट इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ. सेकेंड थिंग्स ही टॉक्स अबाउट इज सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ लॉ. इसकी एक सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे. एंड लास्ट थिंग इज इसके ज्यूरल पोस्टुलेट्स. 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स दिए थे रॉस्को पाउंड ने. सो दीज आर द 3 मेन contributions of Roscoe Pound. So let's start with the first one, that is functional aspect of law. Guys, functional aspect चालू करने से पहले we will delve into the early life of Roscoe Pound. उनकी early life में he was born in New Jersey 1870, है ना. उसके बाद he was an auxiliary judge of सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेब्रास्का फॉर 2 years. अर्ली लाइफ मतलब कि पैदा कहाँ हुआ था रॉस्को पाउंड? न्यू जर्सी 1870 में. उसको 2 साल के लिए जज बनाया गया था नेब्रास्का सुप्रीम कोर्ट का. उसके बाद ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जूरिस्प्रूडेंस का प्रोफेसर भी उसने काफ़ी काम किया है रॉस्को पाउंड ने. और इनके 2 फेमस वर्क हैं, Spirit of Common Law and an Introduction to the Philosophy of Law and Morals. ओके, तो ये जो है हमारे फेमस वर्क है, ये याद रखना. और इनका ये अर्ली लाइफ इतना है. Pound's legal philosophy was centered around functional aspect of law, which meant law in action. मेनली जो रॉस्को पाउंड कंसर्न रहता था, रॉस्को पाउंड का मेन फोकस रहता था कि लॉ एक्शन में कैसा है. एक्शन में कैसा है मतलब लॉ का मेन काम क्या है, लॉ का मेन फंक्शन क्या है. इसलिए इन्होंने जो मेन चीज़ बोली, बात करी जिस मेन चीज़ पे, वो थी फंक्शनैलिटी ऑफ लॉ. लॉ का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, लॉ का फंक्शनल साइड क्या है. ठीक है, लॉ कहाँ से आया है, लॉ आगे फ्यूचर में कैसा होगा, उसके बारे में सबने बात की है. पर उसका फंक्शन क्या है, उसका मेन काम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में रॉस्को पाउंड ने बात की है. कि ठीक है, वो जैसा भी इंसान है, उसका नेचर जैसा भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो काम क्या करेगा. काम के बारे में किसने बात की है? रॉस्को पाउंड ने. कि लॉ काम क्या करना चाहिए उसको सोसाइटी में. हम सोसाइटी में क्यों पूछ रहे हैं उसका काम? क्योंकि ये सोशोलॉजिकल स्कूल है और सोशोलॉजिकल स्कूल हमेशा सोसाइटी और लॉ के बारे में ही बात करेगा. तो लॉ का सोसाइटी में क्या फंक्शन है उस पे रॉस्को पाउंड ने बात की है. अब उसने क्या बोला है, लेट्स सी ऑन दैट. ये देखो यहाँ पे लिखा है, एम्फेसिस ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ. Pound laid greater stress on functional aspect of law, and that's why his approach has been termed as functional school by some writers. उसका approach towards jurisprudence जो है उसको functional school बोला गया है कुछ writers के द्वारा, क्योंकि वो main focus ही ये करता था, इस चीज़ पे करता था कि law function कैसे करेगा, law अपना काम कैसे करेगा. Now let's start from starting. यहाँ से we'll read. ये देखो, elaborating the functional aspect, Roscoe stated that function of law is to reconcile the conflicting interests of individuals in the community and harmonize their interrelations. तो ये तो क्वेश्चन पूछ लिया रॉस्को ने कि क्या काम है लॉ का, और उसने आंसर भी इस क्वेश्चन का खुद ही दिया. उसने बताया कि लॉ का मेन काम सोसाइटी में ये है कि वो करता है रिकंसाइल मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल्स के, जितने भी लोगों के सोसाइटी में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, मतलब कन्फ्लिक्टिंग मतलब अगर मुझे
समझ लो फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है प्रॉपर्टी खरीदना है बहुत सारी, मुझे सारी प्रॉपर्टी खरीदनी है जितनी भी है, एंड मैं खरीद भी सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं खरीदने के लिए। तो लॉ के अंडर, रूल्स के अंडर जो है लॉ ट्राई करेगा कि मैं एज एन इंडिविजुअल उतनी ही प्रॉपर्टीज़ लूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है, और जितनी प्रॉपर्टीज़ जो है दूसरों के लिए भी बच पाए, है ना। लॉ मुझे उतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदने देगा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए प्रॉपर्टीज नहीं बच पाएगी अगर मैंने सारी ले ली तो, इवन दो आई हैव द रिसोर्सेज। तो मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, बट दूसरों का इंटरेस्ट क्या है कि अगर मैं सारी प्रॉपर्टी खरीद लूंगी तो दूसरों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो लॉ क्या करेगा, लॉ मेरे इंटरेस्ट को सोशल इंटरेस्ट मतलब दूसरों के इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करेगा, रिकंसाइल करेगा। इस तरीके से वो जो रूल्स हैं वो मुझे रोकेंगे नई नई प्रॉपर्टीज लेने से, ज़्यादा प्रॉपर्टीज खरीदने से, ताकि बाकी लोगों के लिए भी जो है वो रिसोर्सेज बचे रहें, बाकी लोगों के लिए भी प्रॉपर्टीज बचे रहें। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ बहुत सारे राइट्स आते हैं और मैं वो सारे राइट्स एक्सरसाइज करूंगी, तो लॉ मुझे जो है रूल जो है बनाए हुए हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो मेरे को रोकेंगे कि नहीं भाई तुम इतनी प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ये। तो मेन काम रॉस को यही बोलता है कि मेन काम लॉ का ये है कि भाई अगर किसी के कुछ इच्छाएं हैं, किसी की कोई विशेज़ हैं, तो वो विशेज़ उतनी ही पूरी हो पाए जितनी कि वो सामने वाले की विशेज़, सामने वाले के राइट्स के साथ खिलवाड़ ना करें, या जो दोनों के राइट्स हैं वो बैलेंस होके जो है एक्सरसाइज हो पाए दोनों इंडिविजुअल्स के। क्योंकि ऑब्वियसली धरती पे इतने सारे लोग हैं, तो उन सबकी कुछ ना कुछ विशेज़ हैं, उन सबके कुछ ना कुछ काम करने के वो हैं, है ना, मोटिव्स हैं। तो वो मोटिव्स को बैलेंस करना, उनको हार्मोनाइज करना, इस तरीके से करना कि वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना करें, एक दूसरे के साथ झगड़ा झंझट या फसाद ना बने, उसका यही मेन काम है किसका, लॉ का। यही दिस इज द मेन एम ऑफ लॉ, टू रिकंसाइल द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी एंड हार्मोनाइज देयर इंटर रिलेशंस। हमारे जो आपस में रिलेशंस है एज अ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वो बने रहे और हम लोग खुशी खुशी रहे, पीस में रहें। Then he defined law as containing the rules, principles, conceptions, standards of conduct. इसने लॉ को क्या बोला, लॉ क्या है, रूल है, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्शंस हैं और स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है उसके स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड लॉ ये डिफाइंड है। देन डिसीजन ऑल्सो द परसेप्ट्स एंड डॉक्ट्राइन्स ऑफ प्रोफेशनल रूल्स ऑफ आर्ट। डिसीजंस हैं, है ना, और क्या है, प्रोफेशनल रूल्स ऑफ आर्ट। कोई भी चीज़ को करने के प्रोफेशनल रूल्स हैं लॉ। ओके, तो ये डेफिनेशन लॉ की याद रखना। देखो हर जूरिस्ट ने अलग डेफिनेशन दी है लॉ की, और अगर आपको जूरिस्ट की कंट्रीब्यूशन लिख रहे हो आप, है ना, तो आपको उसके हिसाब से लॉ क्या है, उसके हिसाब से उसने क्या डिफाइन किया है लॉ, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये याद करने की कोशिश करना। Then we have the end of law. According to him, is to satisfy the maximum wants with the minimum of friction of confrontation. ये बोलता है कि एंड ऑफ लॉ मतलब लॉ का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रॉस्को पाउंड के अकॉर्डिंग लॉ का मेन काम होना चाहिए जितनी भी वांट्स हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई करना, उनको सबको पूरी करना विद अ मिनिमम ऑफ कन्फ्रंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। मिनिमम ऑफ कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि जिसमें कम से कम केओस हो, कम से कम जो है झगड़ा हो, जिससे कम से कम झगड़ा हो, कम से कम केओस हो। मतलब बेसिकली जो सोशल ऑर्डर है, जो सोसाइटी का ओवरऑल पीस है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वांट्स हैं वो सारी वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हों, वो सारी विशेस सेटिस्फाई हों, ये लॉ का काम है देखना। पर एट द एंड ऑफ द डे वो विशेस जो है वो बिना किसी केओस के, बिना किसी न्यूसेंस के, मिनिमम न्यूसेंस के जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड एस्पेक्ट, दैट इज पाउंड की थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये हमारी पाउंड की थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट डज ही टॉक्स अबाउट सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े पहले समझा देती हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या बोलती है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जो हमारा रॉस्को पाउंड है, मैं आरपी लिख देती हूँ उसको, रॉस्को पाउंड बोलता है कि लॉ एक इंजीनियर है। इंजीनियर क्यों है वो, उसने इसको इंजीनियर क्यों डिक्लेयर किया? इंजीनियर लोग का काम क्या होता है? इंजीनियर लोग जो है चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उनको वर्केबल बनाते हैं, है ना, चीज़ों को डिज़ाइन करता है, चाहे कोई भी इंजीनियर हो, ठीक है, वो बेसिकली मेन काम होता है चीज़ों को वर्केबल बनाना।
चीज़ों को स्मूथ बनाना, स्मूथ इन द सेंस कोई भी काम को जो है वो फंक्शन करवाना। तो रॉस्को पाउंड लॉ को एक इंजीनियर डिक्लेयर कर रहा है इन हिज सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। किस चीज़ का इंजीनियर? सोसाइटी का, है ना। बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, बहुत सारे होते हैं इंजीनियर्स। अब यहाँ पे रॉस्को पाउंड लॉ को बोल रहे हैं सोसाइटी का इंजीनियर। कैसे सोसाइटी का इंजीनियर वो हम आगे समझेंगे, बट आप अभी ये समझ लो कि सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी में मेनली रॉस्को पाउंड सेज कि लॉ इज एन इंजीनियर ऑफ द सोसाइटी एंड हाउ एंड व्हाई। लेट्स लुक एट दैट नाउ। रॉस्को पाउंड बोलता है कि लॉ सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग करने में मदद करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे यहाँ लॉ है कि सबको जो है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, एक साथ जो है गाड़ियाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। जब हम आपको बोल रहे हैं रेड लाइट यू विल स्टॉप, ग्रीन लाइट में आपको जाना है, सिंपल ट्रैफिक रूल्स है। अब ये रूल्स क्या है? ये सब लॉ है ना। अब फॉर एग्जांपल आप मानो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है, जहाँ पे कोई भी कैसे भी गाड़ी चला रहा है, किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा है, वो ना रेड लाइट पे स्टॉप हो रहे हैं, ना वो ग्रीन लाइट पे चल रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे लॉ नहीं है, रूल नहीं है। तो उस सोसाइटी में क्या होगा? क्या वो सोसाइटी फंक्शन कर पाएगी स्मूथली? नहीं। रोज़ वहाँ पे झगड़े होंगे, रोज़ वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, केओस होगा, न्यूसेंस होगी, है ना। तो अगर लॉ जिस भी सोसाइटी में होता है एज एन इंजीनियर, वो उस सोसाइटी को स्मूथ वर्क करवाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि रूल है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, इसलिए सोसाइटी स्मूथली वर्क कर पा रही है। अगर कोई रूल नहीं होगा, कोई भी ट्रैफिक, अब मैंने ट्रैफिक रूल का बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये हर चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास बीएनएस नहीं होगा, आईपीसी नहीं होगा, लोग चोरी चकारी करेंगे, लोग डकैती करेंगे हर जगह, लोगों को डर ही नहीं होगा कि हमें इस चीज़ की सज़ा मिल सकती है, राइट। अगर आईपीसी नहीं हुआ, बीएनएस नहीं हुआ, हमारे जो हमको जो सज़ा देते हैं गलत करने पर, अगर वो लॉ नहीं होगा तो लोग हर जगह मर्डर करेंगे जाके, लोग वो हर काम करेंगे जो गलत है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है? सोसाइटी का फिर धज्जियां उड़ रही है, सोसाइटी फिर तबाह हो रही है। तो रॉस्को पाउंड बोलता है कि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को स्मूथली वर्क करवाने के लिए, इसलिए वो सोसाइटी का इंजीनियर बन गया। एट दिस पॉइंट लॉ इज द इंजीनियर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, समझ आया? आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की आपको। नाउ लेट्स रीड अबाउट द थ्योरी, क्या बोलती है। ठीक है, सिंपल है, थ्योरी में भी कुछ बहुत टफ नहीं है, ध्यान से पढ़ना, धीरे स्मार्टली पढ़ना, समझ आ जाएगा। रॉस्को पाउंड ने कंसीव किया लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग, इट्स मेन टास्क बीइंग टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्डरिंग। सोशल ऑर्डर मतलब सोसाइटी के ऑर्डर, सोसाइटी का पीस। ऑर्डर मतलब जो चल रहा है, जो मैकेनिज्म चल रहा है, उसको एक्सेलरेट करने में, उसको बढ़ावा देने में, उसको हेल्प करने में कौन मदद करता है? लॉ मदद करता है। मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उनमें पीस बना रहे, उनमें झगड़ा ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, ये कौन इंश्योर करता है? लॉ इंश्योर करता है। Thus, courts, legislatures, administrators, jurists must work with a plan, make an effort to maintain balance between the competing interest in the society. ये बोल रहा है कि कोर्ट, हमारे जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेचर्स, कौन जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स और ज्यूरिस्ट, इन सबको एक ही काम करना चाहिए। दे विल ऑल वर्क विद सेम माइंडसेट। उनको एक प्लान बनाना चाहिए और एक एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट लगाना चाहिए कि जितने भी सोसाइटी में इंटरेस्ट हैं लोगों के, वो बैलेंस आउट हो जाए, वो सारे फुलफिल हो विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी वॉर। कोई भी वॉर सिचुएशन ना हो, कोई भी झगड़े वाली सिचुएशन ना क्रिएट हो, और लोगों की जो इच्छाएं हैं वो भी इजीली कंप्लीट हो पाए। Pound enumerated various interests which the law should seek to protect. अब उसने कुछ इंटरेस्ट बताए हैं जो लॉ को प्रोटेक्ट करने चाहिए। ठीक है, हमने ये देख लिया कि जो लोगों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो लॉ प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए लॉ एक इंजीनियर है सोसाइटी का। अब वो कौन से इंटरेस्ट हैं जो लॉ को प्रोटेक्ट करने चाहिए? लेट्स सी दैट।
तो 3 इंटरेस्ट जो हैं उसने बताए हैं, एक है प्राइवेट, एक दूसरा है पब्लिक एंड देन वी हैव सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सोशल इंटरेस्ट दिया है। तो हमारे 3 इंटरेस्ट हैं जो है लॉ प्रोटेक्ट करेगा। पहला है प्राइवेट। प्राइवेट इंटरेस्ट हो जाते हैं एकदम बेसिक, मतलब राइट टू रेप्यूटेशन, बेसिक फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो हमारे प्राइवेट इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को सांस लेने का अधिकार हो, मेरे को पर्सनल लिबर्टी का अधिकार हो, ये एकदम बेसिक, ठीक है, एकदम जमीन से जुड़े हुए अधिकार जो नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को है। राइट टू लिव हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू मूव फ्रीली हो गया, दिस इज ऑल ओके। ये हमारे प्राइवेट इंटरेस्ट है, ये लॉ प्रोटेक्ट करेगा। ये लॉ प्रोटेक्ट करता भी है कहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स में। यही राइट्स हैं, ये बेसिक राइट जो है फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्टेड है ही। तो प्राइवेट इंटरेस्ट हो गए, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट हो गए, जैसे कि फिजिकल इंटीग्रिटी हो गई, रेप्यूटेशन हो गई, है ना, मेरी रेप्यूटेशन को हार्म ना हो, फ्रीडम ऑफ वॉल्यूशन हो गई, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सोचने का फ्रीडम, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का, सक्सेशन का फ्रीडम, डोमेस्टिक रिलेशंस बिटवीन वाइफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड का फ्रीडम, ये सब हमारे बेसिक फ्रीडम हो गए, ये लोगों की है, इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं। फिर आ जाओ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक मतलब कि स्टेट का, इंडिया का, कंट्री का इंटरेस्ट। कंट्री का इंटरेस्ट जैसे कि कंट्री की फ्रीडम, उनकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब भी जो है लॉ प्रोटेक्ट करेगा। बहुत सारे लॉ है रिलेटिंग टू डिफेंस, है ना, आर्मी एक्ट्स हैं, नेवी एक्ट है। ये सब एक्ट क्या है, ये एक्ट क्यों लाए गए हैं? ये लॉ है जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिया का इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट, ओवरऑल जो है इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सारे लॉज। जो लॉ है इट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखता है लॉ। तो वही जो है इंटरेस्ट ये सेकेंड वाले में फुलफिल होगा। थर्ड है हमारा सोशल। सोशल से मतलब है सोसाइटी का इंटरेस्ट एज अ होल, मतलब पीस रहने का सोसाइटी में, सिक्योरिटी रहने का सोसाइटी में, सोसाइटी के जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, वो प्रिजर्व्ड रहें। राइट टू रिलीजन होना चाहिए सबको। पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो वो डेमोक्रेसी मेंटेन्ड होनी चाहिए, है ना। तो ये सब हमारे जो हैं वो सोशल इंटरेस्ट है। दिस वॉज आर लास्ट थिंग टू रीड इन सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। यहाँ पे हमारी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। हमारा सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पाउंड वो कंप्लीट, ठीक है। सो वी डिड फंक्शनल एस्पेक्ट, वी डिड सोशल इंजीनियरिंग एंड लास्ट लेफ्ट इज जूरल पोस्टुलेट्स। अब हम जो है पाउंड के जूरल पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। जूरल पोस्टुलेट्स कुछ नहीं है, 5 बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं पाउंड ने, जो कि एक सिविलाइज सोसाइटी में आदमी जो है इसके पास होने चाहिए, किसी भी इंसान के पास, किसी भी मैन के पास ये होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक जूरल पोस्टुलेट्स है, 5 दिए गए हैं। ही गेव 5 जूरल पोस्टुलेट्स दैट इन अ सिविलाइज सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम मतलब कि सामने वाले से कोई भी इंसान जो है एक सिविलाइज सोसाइटी में ये राइट्स उसके पास होने चाहिए। पहला राइट है कि अदर विल कमिट नो इंटेंशनल अग्रेशन ऑन देम, मतलब मेरे से मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ इन अ सिविलाइज सोसाइटी बीइंग अ पर्सन कि मेरे ऊपर कोई भी अग्रेशन, कोई भी हार्म, फिजिकल हार्म जो है वो नहीं होगा इंटेंशनल कोई फिजिकल हार्म मेरे पे नहीं करेगा, ये मैं अज्यूम कर सकती हूँ बीइंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। दूसरा जो जूरल पोस्टुलेट है कि दे मे कंट्रोल फॉर बेनिफिशियल पर्पसेज व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड, एप्रोप्रिएट देयर ओन यूज, व्हाट दे हैव क्रिएटेड और देयर ओन लेबर। इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास एक ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी में लेबर लगवा के जो है उसमें खुदवाई करवाई, मैंने डिग करवाया बहुत नीचे तक, एंड देन मुझे वहाँ पे मिला खजाना, ठीक है, मुझे मिले बहुत सारे खजाना मिला है, मुझे फॉर एग्जांपल डायमंड्स मिले, कुछ भी मिला फॉर एग्जांपल। तो अगर जूरल पोस्टुलेट 2 के अकॉर्डिंग अगर मुझे ये सब मिला है तो मैं, क्योंकि ये मैंने अपना लेबर लगवा के, अपना काम करवा के, अपनी मेहनत से जो है मेरी प्रॉपर्टी पे ये काम करवाया और मुझे मिला ये, तो मैं ही इस चीज़ को यूज़ कर पाऊँ अपने बेनिफिट के लिए, अपने कंट्रोल के लिए। तो आई विल कंट्रोल what I have discovered and I have appropriated to my use and I have created by my own labor। ये 3 चीज़ अगर है, अगर मैंने किसी चीज़ को यूज़फुल बनाया है, अगर मैंने कोई चीज़ डिस्कवर की है, अगर मैंने चीज़ अपने हार्डवर्क से क्रिएट की है, तो वो सारी चीज़ों को मैं ही कंट्रोल करूँगी और मैं ही अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करूँगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड जूरल पोस्टुलेट। तीसरा जूरल पोस्टुलेट बोलता है कि दोज विद whom they deal as a member of society will act in good faith। सिंपल है, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हर लोग गुड फेथ में मेरे साथ एक्ट करें, कोई भी मुझे धोखा देने के लिए या मेरे से जो है
अपना फ़ायदा निकालने के लिए जो है काम ना करें, या किसी से भी ऐसे काम ना करें। गुड फेथ में एक्ट करें, मेरे से चालाकी ना करें, मेरे को धोखा ना दें, फ्रॉड ना करें मेरे साथ, गुड फेथ में मेरे साथ एक्ट करें। तीसरा ड्यूरल पोस्टुलेट ये है। चौथा है कि दोज हु एंगेज इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट विल एक्ट इन ड्यू केयर। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, जब आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो सामने वाला बंदा जो है वो ड्यू केयर मतलब वो ड्रंक होके गाड़ी ना चलाए, वो इस तरीके से ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करके गाड़ी ना चलाए कि सामने वाले को जाके ठोक दे, ऐसे गाड़ी ना चलाए कि एक्सीडेंट हो जाए। तो सामने वाले को अपनी तरफ से केयर और कॉशन जो है बरतना पड़ेगा। सामने वाले को इतनी केयर रखनी चाहिए कि उससे किसी और का हार्म ना हो। ये जो है, आप जब भी कोई काम कर रहे हो तो इतना आपको ड्यू केयर जो है रखनी चाहिए कि उससे सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। लास्ट ड्यूरल पोस्टुलेट है कि others who maintain things or employ agencies harmless in sphere of their use but harmful in their normal actions elsewhere, having a natural tendency to cross boundaries for their proper use, will restrain them, keep them within their proper bounds. अब इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डॉग है, ठीक है, एक पेट डॉग है, और वो पेट डॉग जो है थोड़ा एग्रेसिव है, बट क्योंकि वो मेरा पेट है तो वो मेरे को तो कुछ नहीं बोलता, मेरे घर के अंदर रहता है तब तक भी वो कुछ नहीं बोलता, बट जनरली वो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो मेरा पेट डॉग है, मैंने उसको लेके आई हूँ, मैं उसको पाल रही हूँ, राइट, मैं उसको केयर कर रही हूँ उसके लिए, तो वो मेरे को तो कुछ नहीं बोलेगा। तो दैट पर्सन इज हार्मलेस, लाइक दैट डॉग इज हार्मलेस इन माई स्फीयर, राइट, इन माई सराउंडिंग्स ही इज हार्मलेस। पर जैसी वो मेरे सराउंडिंग से बाहर निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई एरिया, जैसी वो डॉग मेरे सराउंडिंग से बाहर निकल रहा है, सामने अगर उसको कोई पर्सन दिखा, उसने उसको जाके काट लिया, तो दिस ड्यूरल पोस्टुलेट्स सेज कि अगर ऐसा कोई चीज़ है जो बाहर जाके हार्मफुल है, तो मी बीइंग द पर्सन जो उसको लेके आई है यहाँ पे, ठीक है, मी बीइंग द पर्सन जो डॉग को लेके आई है, उसका ख्याल रख रही है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस डॉग को बांध के रखूं, उस डॉग को इस एरिया से बाहर ना निकलने दूं और उसको बाउंड में रखूं यहाँ पे, है ना। दैट यहाँ पे लिखा है विल रिस्ट्रेन देम एंड कीप देम इन देयर प्रॉपर बाउंड्स। मी बीइंग द पर्सन जो उस डॉग को लेके आई है, आई विल मेक श्योर कि वो डॉग यहाँ से बाहर ना निकले बिकॉज ही इज़ हार्मफुल टू अदर पीपल, और मैं उसको रिस्ट्रेन करके रखूँ। मैं जैसे भी कर रही हूँ रिस्ट्रेन, भले उसको लीश से कर रही हूँ, कंट्रोल, या किसी भी तरीके से कर रही हूँ। तो मी बीइंग द पर्सन हु इज़ एम्प्लॉइंग थिंग्स इन माई फॉर माई यूज़ इन माई एरिया will make sure कि if that thing is dangerous for other people, I will keep it in proper restraint, I will keep it in proper bounds, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट ड्यूरल पोस्टुलेट था, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद आवर रॉस्को पाउंड का थ्योरी फॉर सोशल इंजीनियरिंग फॉर सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड एवरीथिंग। सो ये हमारा रॉस्को पाउंड डन, सोशियोलॉजिकल स्कूल कंप्लीटेड। नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू आवर नेचुरल स्कूल, उसके बाद हमारा रियल स्कूल बचा है, तो वील डू 2 schools in the next videos. For now, thank you for watching and bye bye.